जाते हुए पीएम और आते हुए पीएम। जी, दो तस्वीर स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं। एक तरफ मनमोहन सिंह ने अब इस्तीफा दे दिया है, नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंच चुके हैं और इन सब के बीच ये तस्वीर बताती है कि आने वाले वक्त में एक नई सरकार किस रूप में आएगी और किस तरीके से काम करेगी, ये सवाल अनसुलझा है। हालांकि कि क्या वरिष्ठों को कितनी जगह नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में मिलेगी, लेकिन जो सौहार्दपूर्ण वातावरण नजर आया बैठक में, वह संसदीय बोर्ड की बैठक में जिस तरीके से खास तौर से ये बड़ी एक उलझन थी कि अब भीष्म की तरह लाल कृष्ण आडवाणी की भूमिका क्या होगी, ये हालांकि देखने की बात होगी। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर उनके सामने जिम्मेदारियों का पहाड़ है और ख़ास तौर से सबसे बड़ा सवाल ये है कि लगातार वो युवा जिसका जिक्र वो करते रहे नरेंद्र मोदी, 18 से 18 बरस के युवाओं को लेकर, उन्हीं के लिए एक इकोनॉमी मनमोहन सिंह ने बनाई और मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधार जब इस देश में दिए, उस वक्त से लेकर 2014 तक सर्विस सेक्टर कितना फला फूला या कॉरपोरेट को इससे क्या लाभ हुआ, कॉलोनी कैपिटलिज्म कैसे पनपा, आम लोगों के भीतर कंज्यूमर बनने की ललक कितनी तेज हो गई कि वो उपभोक्ता बने, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना इस समाज के भीतर कितना महत्वपूर्ण होते चला गया। ये सारी परिस्थितियाँ थी और मनमोहन सिंह की अब विदाई हो गई है। तो मनमोहन सिंह की विदाई के साथ क्या वो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ये उस दौर की थी वो सारी चीज़ें खत्म हो गई, ये एक सवाल है। क्योंकि नरेंद्र मोदी अब जिस गवर्नेंस के साथ सत्ता संभालेंगे उसमें हर किसी की नज़र इसी बात को होगी कि दरअसल इस देश में जो हाशिए पर पड़ा तबका है उसको लेकर नरेंद्र मोदी लगातार चिंता जाहिर करते रहे और युवा तबका खास तौर से जिसने बहुत मेहनत की इस चुनाव में, उसके लिए क्या है नरेंद्र मोदी के पास, इसकी एक हल्की सी झलक। क्यों चिंता नरेंद्र मोदी करते हैं और कैडर को लेकर और कार्यकर्ताओं को लेकर। जैसे ही आज अशोक रोड पहुंचे, उन्होंने पहला संबोधन उन्हीं कार्यकर्ताओं के नाम किया। जरा इसे सुनिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दिल्ली के प्यारे भाइयों और बहनों, दिल्ली ने एक अभूतपूर्व परिणाम दिया है। मैं दिल्ली के मतदाताओं को हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाया। मैं यहां के कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाई करता हूं, क्योंकि लोग मानते थे कि दिल्ली अब खड़ा नहीं होगा, लेकिन इसी कार्यकर्ताओं ने अपने पसीने से फिर एक बार दिल्ली में कमल खिला दिया और इसलिए एक नया विश्वास जो पैदा हुआ है, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हो। आज आपने एयरपोर्ट से यहां तक जिस गर्मजोशी से स्वागत किया है, सम्मान किया है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। भाइयों बहनों, मोदी एक व्यक्ति के नाते मेरा आप सबसे आग्रह है कि ये यश ये मोदी के खाते में न डाला जाए, ये भाजपा के लाखों कार्यकर्ताओं के भाजपा के लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम का परिणाम है। मैंने दिया है ये विजय 1952 से 4-4-5-5 पीढ़ी खप गई है। उस पीढ़ियों का पुरुषार्थ है, तब जाकर आज विजय प्राप्त। केरल जैसा प्रदेश
जहां पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया पिछले 25 साल में, उनकी उस शहादत का विजय है। तमिलनाडु में रमेश जैसे कई मेरे साथी जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, उन परिवारों के त्याग और तपस्या का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी को इतना अभूतपूर्व विजय मिला है। और इसलिए इस विजय के सबसे पहले हकदार हैं 125 करोड़ देशवासी। दूसरे हकदार हैं सन 52 से एक विचार के लिए, देश के लिए जीने के शपथ लेकर के अपने आप को खपाने वाले उन लक्षावधि परिवार हैं जिनकी तपस्या के परिणाम ये संभव हुआ है। और भाइयों बहनों, आप सब कार्यकर्ताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। नरेंद्र मोदी दरअसल जिस बात का जिक्र करते हैं उसमें कहीं ना कहीं वो सामूहिकता का बोध होता है। 1985 में आरएसएस ने बीजेपी में भेजा था बतौर स्वयंसेवक प्रचारक के तौर पर, जो उसकी एक प्रक्रिया रहती है उसके तहत 1985 में भेजा था। लेकिन जिस तेजी से इन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया और अपने आप को विस्तार दिया, उसी की बड़ी वजह है कि गुजरात मॉडल को लेकर इस देश में नहीं दुनिया भर में बहस होती रही। कल्पना कर सकते हैं क्रिस्टोफर की किताब जो है जेफरोट, जो कि आरएसएस पे भी किताब लिख चुके हैं, उनका एक बहुत साफ आर्गुमेंट था कि नरेंद्र मोदी का पूरा मॉडल जो है वो मिडिल क्लास और शहर तक ही सिमटा रहा, जबकि ग्रामीण और पिछड़े तबके हाशिए पर रहे। वहीं दूसरी तरफ अमर्त्य सेन नरेंद्र मोदी की इकोनॉमी या उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी को मान्यता नहीं देते हैं, जबकि दूसरी तरफ जगदीश भगवती हो या अरविंद पांडियन हो जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो इनको मान्यता देते हैं। तो एक बहस नरेंद्र मोदी को लेकर लगातार रही है। इस वक्त हम सीधे 11 अशोका रोड चल रहे हैं, जहां पे अमिताभ दफ्तर के ठीक बाहर हैं और जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है वहां पर अंजना है। अमिताभ, बाहर क्या खामोशी है, शांति है, या नारे लग रहे हैं, हंगामा है, क्या कुछ स्थिति क्या है वहां? देखिए, कम से कम प्रसून जीत के बाद जो माहौल बना है उसके बाद खामोशी का तो सवाल ही नहीं उठता है। नरेंद्र मोदी अंदर हैं और आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है। ये अशोक रोड सड़क काफ़ी मेन सड़क, मुख्य सड़क मानी जाती है, जो कि इंडिया गेट को सीधा गोल डाकखाना और करोल बाग के इलाके से जोड़ती है। इस रास्ते को पूरा ब्लॉक किया हुआ है, रास्ते को रोका हुआ है पुलिस ने बैरिकेड लगाकर। केवल वीआईपी गाड़ियां ही इस गेट में आ चुकी हैं और यहाँ कार्यकर्ताओं को देख सकते हो प्रसून, यहाँ पर किस तरह से उनकी वो नजरें गड़ाए बैठे हैं सड़क उस बीजेपी के मुख्यालय के गेट पर कि कब नरेंद्र मोदी यहां से निकलते हैं और कब उनके दीदार कर सकें। तो कम से कम तमाम बैरिकेड्स, तमाम बाधाओं के बावजूद भी यहां कार्यकर्ताओं का हुजूम जो आया है, उससे तो यही साफ हो रहा है कि कम से कम नरेंद्र मोदी फिलहाल आने वाले वक्त में उनके हीरो हैं और आने वाले दिनों में रहेंगे भी। नहीं, यकीनन जनादेश इतना बड़ा मिला है। अंजना, हमने सुना जब आप मीनाक्षी लेखी से बात कर रही थी तो उन्होंने आखिरी बात एक कही कि 272 का मिशन लेकर चले थे और देखिए उस मिशन के पार उन्होंने पहुंचा दिया। मिशन आरएसएस ने भी 1925 में लिया था, लेकिन उस मिशन को लेकर आरएसएस को कितनी सफलता मिली है इसके लिए हर बरस चिंतन होता है, परिस्थितियां होती हैं। क्या ये लग रहा है, आप चूंकि एयरपोर्ट पे मौजूद थी, जो भीड़ थी, जितनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी थी, और अब जब जिस रास्ते वो चल निकले हैं, अब तो प्रधानमंत्री पद मिलेगा, ये जो मिशन है नरेंद्र मोदी का, ये मिशन गुजरात से दिल्ली आने का था, जो उन्हें सफलता मिल गई। क्या ये मिशन बढ़ाने के लिए अब नरेंद्र मोदी को सामूहिकता का बोध होगा, लिया जाएगा? क्योंकि आप जहां पर है वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, पत्रकारों के सवाल होंगे, अडवाणी जी क्या सोच रहे हैं, सुषमा क्या कह रही हैं, ये सामूहिकता की स्थिति है। और नरेंद्र मोदी इस दौर में लग रहा है अलग हैं एक ऐसे महानायक जिसमें ये कद्दावर नेता भी मायने नहीं रखते हैं। लगता क्या है, सामूहिकता का बोध होगा? बिल्कुल, आपने जैसे उस बीजेपी के कश्मकश को एक सवाल में पिरो दिया है आज प्रसून। हम जहां पर खड़े हैं वहां पर पहले से ही अच्छे दिन आने वाले हैं के नारे लग रहे हैं, लेकिन शायद अच्छे दिन बहुत ज़्यादा न लाल कृष्ण आडवाणी को दिख रहे हैं, न सुषमा स्वराज को, न मुरली मनोहर जोशी को। और ये क्योंकि अभी जैसे बातचीत हो रही थी बीजेपी के कुछ नेताओं से, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो रही है, उन सब के बीच ये सवाल था कि हाँ ठीक है, कब किस दिन वो शपथ लेते हैं वो तारीख तय होनी है, लेकिन कैबिनेट को लेकर किसकी क्या भूमिका, इसको लेकर फिर यही बात हुई कि कुल मिलाकर फैसला होगा शायद
उसके लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड की ज़रूरत नहीं होगी। एक फैसला होगा, एक लिस्ट बनेगी, संघ की इजाज़त ली जाएगी, अप्रूवल लिया जाएगा और फिर वो नाम सामने आ जाएगा। तो इन सब के बीच सामूहिक रूप से सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ना, क्या नरेंद्र मोदी की शख्सियत में, व्यक्तित्व में एक ज़बरदस्त बदलाव कोई देखेगा? ये सारे ऐसे सवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी की आने वाली वक्त में आप कह सकते हैं दिशा और दशा खुद तय करेंगे। क्योंकि फिलहाल जो परिस्थिति नज़र आ रही है, सुषमा स्वराज से जितनी भी बातचीत कीजिए, बस ठीक है मैं वहाँ जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ, सब ठीक है, इससे आगे वो एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। ये संकेत है कि सतह पर जो भी दिखाया जा रहा हो, अंदर में वो कलह, वो मतभेद है। ढक्कन लगाना अब नरेंद्र मोदी की ताकत इसमें दिखेगी और उनका एक तरह से जिस चाणक्य नीति के लिए वो जाने जाते हैं, किस हद तक वो ढक्कन लगा पाते हैं। प्रसून, ढक्कन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पूरी तरह से खत्म करना मुझे नहीं लगता मुमकिन है, क्योंकि पिछले महीनों में हमने देखा है जिस तरह से ये उबाल और भी मारता रहा है। अब वो ढक्कन उस पर लगा पाते हैं या नहीं, उनकी पूरी की पूरी सफलता इसी पर निर्भर रहेगी। अमिताभ, यहाँ पर एक सवाल जो हम लोग लगातार हम चाह रहे थे कि आप उसका जवाब दीजिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी की इकोनॉमिक पॉलिसी जो भी गुजरात में रही, लेकिन जब इस देश की बात आती है तो लोगों के जहन में अटल बिहारी वाजपेयी याद आते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी की इकोनॉमिक पॉलिसी युवाओं के लिए नहीं थी, वो उसी कंज्यूमर और उपभोक्ता के लिए थी जिसकी लकीर मनमोहन सिंह ने खींची थी। और मैंने इतिहास गवाह है, अमर्त्य सेन ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया है, लेकिन दूसरी तरफ हाल के दौर में जगदीश भगवती ने एक बड़ा लंबा चौड़ा लेख लिख दिया कि बहुत अच्छा है। हमारी कुछ देर पहले बात हो रही थी उदय माहुरकर से, जो इन्होंने एक किताब भी लिखी है और इंडिया टुडे से भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने कोर गवर्नेंस को लेकर, मोदी को लेकर किताब लिखी है, सेंटर स्टेज। हमारा सवाल ये है, जो नरेंद्र मोदी ने आस युवाओं में जगाई है, तो क्या वाकई हम एक तस्वीर दर्शकों को दिखा रहे हैं साथ में, मनमोहन सिंह जो इस्तीफा सौंप रहे हैं राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बैठे हुए हैं और मनमोहन सिंह अब अपना इस्तीफा जब उन्होंने सौंपा तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मनमोहन सिंह के बारे में भी ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि मनमोहन सिंह की राजनीति में जिस तरीके से एंट्री हुई, वो एंट्री सलाहकार के तौर पर थी, वो एंट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी के तौर पर थी, वो एंट्री आरबीआई तक सीमित थी, वो एंट्री कहीं ना कहीं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और डिसइन्वेस्टमेंट के दौर की थी, जिस समय पीवी नरसिम्हा राव डिसइन्वेस्टमेंट का प्रयोग कर रहे थे। वो ये 1993 का बात है जब पहली बार डिसइन्वेस्टमेंट का जिक्र हुआ था कि नवरत्नों को भी बेचा जा सकता है और प्राइवेट सेक्टर में कैसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इतना ही नहीं, मनमोहन सिंह की मौजूदा स्थिति यह भी है कि जिस इंदिरा गांधी ने सोचा था कि खादानों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, उसको प्राइवेट सेक्टर में देने की बात मनमोहन सिंह ने ही की। तो मनमोहन सिंह भारतीय राजनीति में इनकी एंट्री उस इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लेकर हुई जिसके ज़रिए इन्होंने माना कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की पहचान एक नए तरीके से मिले। लेकिन देखिए, आज जिस शख्स से ये हाथ मिला रहे हैं वो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हैं, और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर 1984 में रह चुके थे और उसके बाद 25 बरस के बाद फिर इन्हें मौका मिला था। तो ये एक, और वो प्लानिंग कमीशन में भी रह चुके थे। तो ये संयोग है, अब वो राष्ट्रपति हैं और ये प्रधानमंत्री। अब यहाँ से 10 बरस का कार्यकाल इनका खत्म हुआ, गाड़ियों का काफिला राष्ट्रपति भवन से निकल रहा है। तो मनमोहन सिंह के साथ ये एक मनमोहन एरा खत्म हो रहा है, एक ऐसा एरा जिसके ज़रिए भारत ने इकोनॉमिक रिफॉर्म देखा, उस मार्केट इकोनॉमी, उस बाजार अर्थव्यवस्था को देखा जिसमें मिडिल क्लास, मध्यम तबका खड़ा होने के लिए बेचैन था। और बार बार ये बात आ रही थी कि इस देश में जिसकी जेब में पैसा होगा वो ज़्यादा बेहतर जीवन जी सकेगा, और ये पैसे की लालायित परिस्थितियाँ थी। अमिताभ, हम दोबारा आपके पास आ रहे हैं। बड़ा अच्छा संयोग बना कि मनमोहन सिंह बीच में नजर आ गए। क्या कोई ऐसी इकोनॉमिक अल्टरनेटिव व्यवस्था के बारे में आपको लगता है सोचा गया होगा? क्योंकि आरएसएस के पास तो नहीं है वो इकोनॉमी का हिस्सा जिस इकोनॉमी के आसरे इस देश के युवाओं को रोजगार मिल सके। देखिए प्रसून, एक चीज़ तो साफ है, जो आर्थिक सुधार मनमोहन सिंह ने शुरू किए उसका फल धीरे धीरे पूरा बाजार हावी हो गया। भारत, हमारे देश पर, भारत व्यवस्था पर पूरा बाजार हावी हो गया। कम से कम नरेंद्र मोदी ने जो गुजरात मॉडल विकास के बात की है, उस विकास के मॉडल में आपको याद होगा एक सिंगल विंडो क्लियरेंस होता है। सीधा सीधा अगर आपको उद्योग लगाना हो, आपको वहाँ फैक्ट्रियाँ लगानी हो, तो आप अपने प्रस्ताव लेकर जाइए। नरेंद्र मोदी और वहाँ की सरकार को पसंद आया, सीधे सीधे वहाँ लाल फीताशाही में आपको फंसना नहीं पड़ेगा। सीधे सीधे वहाँ जमीनें दी जाएंगी, आपको उद्योग लगाने के लिए तमाम सुविधाएं दी जाएंगी, आपको तमाम चीज़ें दी जाएंगी। तो एक गुजरात
मॉडल है। और नरेंद्र मोदी बार बार यही कहते रहे, अगर किसी को डिस्प्लेस किया गया है, किसी को हटाया गया उद्योगों के बहाने, तो उनको कहीं ना कहीं रिहेबिलिटेट, पुनर्वास किया गया है, उनके लिए रहने की व्यवस्था की गई है, मुआवजा दिया गया है। तो लेकिन दूसरी बात, रोजगार देने की बात भी नरेंद्र मोदी अपने हर इंटरव्यू में करते रहे हैं। जो उन्होंने गेम प्लान बनाया था, उस स्वरोजगार से लेकर गांव से लेकर शहर तक के रोजगार का उनका कार्यक्रम है, क्योंकि उनको मालूम है युवाओं को उन्होंने सपने दिखाए हैं। लेकिन जहां तक आर्थिक सुधारों की बात है, वो एक गति पकड़ चुका है प्रसून। उसमें बहुत ज्यादा फेरबदल करना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं होगा। स्वदेशी की जहां तक बात है, संघ ने, जहां तक हमें सूत्र बताते हैं कि संघ ने भी कह दिया है कि बहुत ज्यादा स्वदेशी जागरण मंच हो या ये अपने एजेंडा को लागू करने की जल्दबाजी न करें। तो जाहिर तौर पर एक रिफॉर्म का एजेंडा है, वो चलता रहेगा, जो जिस आर्थिक सुधारों की राह पर देश है उस पर चलता रहेगा, लेकिन अपने हिसाब से उन चीजों पर जहां कमियां रह गई हैं, जिन कमियों के कारण कांग्रेस सरकार को यह दिन देखना पड़ा, कांग्रेस को यह दिन देखना पड़ा, चाहे वो फूड एंड सिविल सप्लाईज का मामला हो, फूड प्रोक्योरमेंट का मामला हो, चाहे एफडीआई इन रिटेल का मामला हो, प्रसून तमाम चीजों में कुछ ना कुछ सुधार जरूर पार्टी करेगी, ताकि जनता में उल्टा संदेश न जाए। और नरेंद्र मोदी कम से कम पिछले 1 साल से कोई ना कोई फॉर्मूला लेकर अपने हर भाषण में आ ही रहे हैं, जहां जहां उन्होंने भाषण दिया है। जी, चलिए हम आप दोनों के पास आते हैं और एक चीज़ बता दें, दरअसल ये बड़ा महत्वपूर्ण है जिसका जिक्र अमिताभ ने अभी किया कि सिंगल विंडो का मतलब होता है कि सीएम के पास पूरे अधिकार और उसके जरिए वो चीज़ें इंप्लीमेंट कराता है। लेकिन दूसरी स्थिति इस देश की यह भी है, ममता बनर्जी अपना गढ़ को बरकरार रख पाई और ममता बनर्जी ने सिंगूर में टाटा को जमीन नहीं दी। दूसरी तरफ उसी टाटा को एक फ़ोन के मैसेज पे नरेंद्र मोदी ने जगह गुजरात में दे दी। गुजरात में नरेंद्र मोदी का परचम लहराया, बंगाल में ममता बनर्जी का परचम बरकरार है। ये 2 इकोनॉमी है और यही स्थिति कमोवेश नवीन पटनायक के साथ है। उड़ीसा की स्थिति में भी एक सिंगल विंडो काम नहीं करता, वहाँ एक पूरा सिस्टम काम करता है। यही स्थिति तमिलनाडु में बनाई गई है। 1 रुपये में इडली में डोसा मिल जाता है और ये पूरे तमिलनाडु में आज की तारीख में है, जहाँ पर 10 रुपये में आपको शानदार भोजन मिल जाएगा इडली डोसा का, और 1 रुपये में एक इडली आपको उपलब्ध रहेगी। ये एक पूरी व्यवस्था, इस इकोनॉमी को किस रूप में नरेंद्र मोदी अब बतौर प्राइम मिनिस्टर समझ पाएंगे, ये जरा हम चर्चा करेंगे।